नमस्कार। क्या भाजपा 2004 और 2009 के हालात में पहुंचने वाली है? क्या भाजपा का हाल फील गुड इंडिया और शाइनिंग इंडिया के बाद सबका साथ सबका विकास वाला एजेंडा भी फेल होने वाला है? क्या बीजेपी मोदी और शाह के फैक्टर में फंस गई है? इन्हीं सब सवालों के आधार पर आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एनडीए और बीजेपी का फ्यूचर संभावनाओं के बारे में। लेकिन इससे पहले थोड़ा पीछे चलकर बीजेपी और एनडीए के पास्ट को समझना होगा। साल 2004 एनडीए गठबंधन के सरकार अटल बिहारी वाजपेयी समय से पूर्व चुनाव की घोषणा कर देते हैं। सरकार की सफलता के हिस्से में थी कारगिल विजय और परमाणु विस्फोट, और फील गुड इंडिया शाइनिंग इंडिया के सहारे एनडीए चुनाव में उतर जाती है। तमाम सर्वे एजेंसी एनडीए की संभावनाओं के विषय में 2 कदम आगे रखते हैं और उनकी वापसी की संभावना जता रहे हैं। और जो कांग्रेस, जो उस वक्त मितप्राय थी, कोई मुद्दे नहीं थे उनके पास, वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है और यूपीए फर्स्ट की सरकार का निर्माण करता है। इसके बाद आता है यूपीए 2 2009 का चुनाव। बीजेपी के लिए 1 दशक के बाद सबसे खराब प्रदर्शन और सीट घट के रह गई 114। यूपीए 2 के समय में काफ़ी ज़्यादा स्कैम हुए, जिसमें प्रमुख स्कैम थे कोलगेट कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। इन सब घोटालों के कारण आम जनता में यूपीए 2 अपनी साख खो दी थी। फिर आता आम चुनाव 2014। बीजेपी के पास मोदी नाम का एक भोकाल आया और बीजेपी ने पहली दफा खुद के दम पे बहुमत जुटा लिया और ये सरकार पूरे 5 साल तक काम की। फिर आता है साल 2019 का आम चुनाव, और आम चुनाव से कुछ समय पहले एक बड़ा हादसा होता है, पुलवामा अटैक। दिन था 14 फरवरी 2019, दोपहर के 3 बजे सीआरपीएफ के एक कॉन्वे पर सुसाइड अटैक होता है, जिसकी जिम्मेदारी बाद में जैश ए मोहम्मद ने लिया था, और इस हमले में 40 जवान शहीद हो जाते हैं। पूरे देश में गुस्से और उबाल था, सरकार पे बदला लेने की प्रेशर थी। और ठीक 26 फरवरी 2019 के दरमियानी रात को मिराज फाइटर प्लेन के द्वारा भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जैश ए मोहम्मद के फिदायिन हमलेवारों को वहाँ पे ख़त्म किया। 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद के नाम पे बीजेपी को खूब वोट मिला और 2014 से भी बड़ा वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। और इस सरकार ने, मोदी 2 सरकार ने 2019 में अपने काफ़ी सारे घोषणा पत्र के मुद्दे को हल कर चुका था, जिसमें प्रमुख मुद्दे थे राम मंदिर, धारा 370। अब उनके हिस्से में सिर्फ एक ही चीज़ बाकी रह गया था, वो था सिविल यूनिफॉर्म कोड। बस एक मुद्दे बीजेपी के एजेंडे में बाकी था, बाकी वो सारे घोषणा पत्र के मुद्दे को ख़त्म कर चुका था। लेकिन इसके बाद आता है 2024 का चुनाव। नारा था अब की बार 400 पार। वास्तविक परिणाम में बीजेपी 240 सीट पे सिमट गई थी। 2019 से उनकी सीटें घट गई थी, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल गया था। 2019 के चुनाव के बाद 2024 में सीटें घटने के बाद भी बीजेपी विपक्ष पर हमलावर रही कि उसको तीसरी दफा फिर से विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय वो विपक्ष पे हमलावर बनती रही। एनडीए की सरकार एक बार फिर से फॉर्म हो गई और उसके कुछ समय बाद 4 राज्यों के 10 विधानसभा में उपचुनाव होते हैं। ये उपचुनाव की नौबत क्यों आती है, जरा उस पर भी चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के समय में कुछ निर्दलीय विधायक और कुछ कांग्रेस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए और बीजेपी, जिसको वहाँ पे बहुमत नहीं थी, उसके राज्यसभा मेंबर वहाँ से जीत जाते हैं। सरकार पे खतरा मंडरा रहा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन सब विधायकों को अयोग करके सीट को रिक्त घोषित कर दिया, इसलिए वहाँ उपचुनाव की नौबत आई। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक ने पाला बदल के बीजेपी के साथ हो लिए। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा से तत्कालीन कांग्रेस विधायक प्रदीप भंडारी ने भी पाला बदल कर बीजेपी के साथ हो लिए। और पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन उसने पाला बदल कर टीएमसी ग्रहण कर लिया। विधानसभा उपचुनाव का जब परिणाम आया तो बीजेपी के लिए होश उड़ाने वाला था, क्योंकि बंगाल की 3 सीट वो हार चुकी थी। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट भी वो हार गई थी। और हिमाचल प्रदेश में जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उनमें से सिर्फ 1 जीत पाए, बाकी तीनों हार गए। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जिस कांग्रेसी विधायक ने पाला बदला था, वो किसी तरह हारते हारते 3000 के समथिंग वोटों से वो जीत दर्ज की थी। उपचुनाव किसी सदमे से कम नहीं था। बीजेपी की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सीट पे जीत मिली, बाकी के सारे यूपीए के हिस्से में गए थे। और ये बीजेपी की पतन की कहानी शुरू होती है। हो सकता है कि इसकी पतन की वास्तविक परिणाम हमें आने वाले विधानसभा राज्य से महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, इसके इलेक्शन से देखने को मिल सकता है। इसके पीछे तथ्य ये है
कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर बीजेपी को लोकसभा में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किन्हीं राज्यों में हुआ है वो यही राज्य है। हालिया उपचुनाव परिणाम पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट में मेंशन करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।